माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी 2023 को बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित फैसले को रिजर्व करने के बाद से फैसला किसके पक्ष में आने जा रहा है, इसको लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। 8 घंटे पहले मैंने आप सभी के बीच में एक सर्वे किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके फेवर में आ सकता है, जिसको लेकर के आपने जो वोट दिया है वो रिजल्ट आपके सामने है। अभी तक कुल 3100 लोगों ने वोट कर लिया है, जिसमें से 32% लोगों का ये मानना है कि बीएड के फेवर में फैसला आएगा। 53% अभ्यर्थी ये मानते हैं कि डीएलएड का पक्ष मजबूत है और डीएलएड जीतने जा रहा है। वहीं 16% अभ्यर्थियों का ये मानना है कि बीच के रास्ते पर माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये तो अभ्यर्थियों का मानना है, जाहिर सी बात है जो अभ्यर्थी जो कोर्स किया होगा उसी को सपोर्ट करेगा, लेकिन वाकई में माननीय सुप्रीम कोर्ट में किसका पक्ष मजबूत है और किसके फेवर में फैसला आने जा रहा है, इस पर एक बार टेक्निकली चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं माना था और अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में यह लिखा था कि बीएड कोर्स डीएलएड से बड़ी कोर्स नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि चूंकि बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड के समकक्ष आने के लिए उनको 6 माह का अलग से कोर्स करना पड़ता है, तब वो डीएलएड के समकक्ष आते हैं। इसलिए बीएड कोर्स को डीएलएड से बड़ा कोर्स नहीं माना जा सकता, हायर कोर्स नहीं माना जा सकता। ये माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। और अभी तक माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था और ना ही उसको पूरी तरीके से खारिज किया था। यानी कि ये वाला पॉइंट जिसके आधार पर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को अवैध पाया गया, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अभी तक सपोर्ट कर रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से चर्चा विमर्श हुआ वकीलों के बीच में, बीएड और डीएलएड के पक्ष में, साथ ही साथ एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के वकीलों के बीच में, कि सब कुछ इस बात पर आकर के सवाल टिक गया कि क्या कानून बनाने की प्रक्रिया 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन को जारी करने के बीच जो पूरा प्रोसेस होता है, क्या पूरे प्रोसेस को, पूरे कानून को फॉलो किया गया। इसमें एक बात निकल करके आई कि एनसीटी का जो एक्ट है उसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया कि कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो उसके लिए सभी राज्यों से सिफारिश और उनके सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कोई कानून बनाया जा सकता है। और इसके लिए पर्टिकुलर एक कमेटी बनानी होगी और उस कमेटी के सिफारिश के आधार पर सभी राज्य सरकार और राज्यों के माध्यम से उस पर अपनी सहमति जतानी होगी। इस प्रकार का कोई भी कमेटी नहीं बनाया गया था, ये खुद एनसीटी ने स्वीकार कर लिया जब वहाँ पर एक आरटीआई के द्वारा दी गई सूचना का हवाला दिया गया और वहां पर एनसीटी ने स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार का कोई भी कमेटी नहीं बनाया गया था। उसके बाद ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को अवैध घोषित कर दिया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया था। यही मामला जब माननीय सुप्रीम कोर्ट गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी यही मामला उठा कि आपने इस प्रकार का कोई भी कमेटी नहीं बनाया था और सभी राज्यों से इस प्रकार का कोई भी विचार विमर्श नहीं किया था। तो अभी तक जो पूरी प्रक्रिया चली है उसके हिसाब से अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो डीएलएड का पक्ष बिल्कुल मजबूत है। कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये फैसला जो आएगा वो सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर बात करें तो उसमें साफ शब्दों में ये प्रावधान किया गया है कि 2030 के बाद से एक ही कोर्स होगा शिक्षा के जगत में अपना करियर बनाने के लिए, जिसे आप 4 वर्षीय बीएड के नाम से जानते हैं। हालांकि 3 प्रकार के बीएड की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है, जिसमें 1 साल का बीएड भी होगा जो कि पीजी के बेस पर होगा, 2 साल का बीएड जो अभी वर्तमान में चलता है जो कि ग्रेजुएशन के बेस पर होगा, और 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि इंटरमीडिएट के बेस पर होगा। तो 3 प्रकार के बीएड की सिफारिश की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस नीति को ध्यान में रखते हुए 2 राज्य सरकारों ने अपने राज्य में डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पहला हरियाणा और एक और राज्य है जिसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि अब 2023 सत्र से हम डीएलएड में प्रवेश नहीं लेंगे। अब वहां पर जब भविष्य में शिक्षक भर्ती आएगी तो जाहिर सी बात है, जब ये कोर्स बंद कर दिया गया है तो इस कोर्स से संबंधित अभ्यर्थी अब उनको भविष्य में मिलने वाले नहीं है। तो उस कंडीशन में उनकी मजबूरी है कि वो बीएड को पात्र करें। तो फैसला जब आएगा तो वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य को ध्यान में रख करके नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आमंत्रित किया था कि आप अपना पक्ष आकर के रख सकते हैं। और 12 जनवरी 2023 के अंतिम सुनवाई पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार राज्य सरकार के भी वकील वहां पर उपस्थित थे, अन्य राज्यों के भी वकील वहां पर उपस्थित थे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का भी मामला उठा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में जो 6th फेज का भर्ती कंप्लीट हो चुका है उसमें भी बीएड अभ्यर्थी चयनित होकर के सेवाएं दे रहे हैं।
तो अगर कुछ इस प्रकार का फैसला आता है तो पहले से जो वर्किंग इन सर्विस टीचर्स हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जिन राज्यों ने अपने यहाँ डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया है उन राज्यों में मजबूरी है कि बीएड को शामिल कराया जाए। तो इन सभी कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन ये निकाल सकती है कि वह राज्यों पर छोड़ सकती है कि राज्य सरकार जैसा चाहे, जैसा उचित समझे, अपने वहाँ वो नियम लागू कर सकती है। तभी तो जहाँ पर डीएलएड बंद हुआ है वहाँ की राज्य सरकार बीएड को शामिल कर पाएगी, और जहाँ पर डीएलएड और बीएड दोनों कोर्स चल रहे हैं वर्तमान में, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, तो वहाँ पर राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार का फैसला आया तो फिर से विवाद मच सकता है, क्योंकि अगर राज्यों पर छोड़ा गया तो फिर से वही विवाद आ जाएगा कि राज्य सरकार अपनी मनमानी करने लगेगी कि हमारे पास चूंकि दोनों कोर्स है तो हम किसको शामिल करें या फिर किसको ना शामिल करें। तो ये विवाद कभी आपको लगेगा कि खत्म ही नहीं होगा। तो इसके लिए एक इस प्रकार का बैरियर बनाया जा सकता है कि राज्य सरकार पर एक इस प्रकार का माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकती है कि अगर राज्य सरकार को ये महसूस हो कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित, तो हम मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी डीएलएड को मौका देंगे और बीएड को मौका नहीं देंगे, और अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है तब हम बीएड को मौका दे सकते हैं। ये दूसरा डिसीजन हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच ये फंसेगा कि आखिर कौन तय करेगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित हमारे पास पर्याप्त संख्या है अथवा नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि एक बड़ी भर्ती आ गई, जैसे कि पिछला 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आया, तो उस कंडीशन में जो आवेदन आए थे 68,500 पहले वाला जो भर्ती था उसमें जो आवेदन आए थे वो उतने नहीं थे कि सभी अभ्यर्थी चयनित हो जाए या फिर जिसकी वजह से सीटें खाली चली गई थी। और जब 69,000 की भर्ती हुई तो उस कंडीशन में बीएड अभ्यर्थियों को पात्र मान लिया गया था, तो दोनों को मिलाकर के 4-4.25 लाख के आसपास आवेदन आए थे। तो एक थ्रेशोल्ड जब तक तय नहीं होगा कि सीटों के सापेक्ष अगर हमारे पास 10 गुना अभ्यर्थी अवेलेबल है, मतलब कि मान लीजिए अगर 10,000 वैकेंसी आई है और 10 का 10 गुना यानी कि 1 लाख अगर हमारे पास डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो हम बीएड को अलाउ नहीं करेंगे। जब तक इस प्रकार का कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट नहीं की जाती तब तक राज्य सरकार अपने राजनीति का उपयोग कर सकती है कि किसको मौका दें या फिर किसको ना मौका दें। तो ये फिर से विवाद मच सकता है। इसलिए अगर इस प्रकार का डिसीजन दिया जाता है कि राज्यों पर छोड़ा जाए या फिर राज्य सरकार अपने विवेक पर ये फैसला ले, तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसे राज्यों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश जहां पर दोनों कोर्स अभी रन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड कर दी जाए कि सीटों के सापेक्ष अगर 10 गुना अभ्यर्थी हमारे पास अवेलेबल है तो उस कंडीशन में, या फिर 5 गुना, जो भी सही समझा जाए, उस कंडीशन में हम बीएड को अलाउ नहीं करेंगे, और अगर उतना नहीं है तो हम बीएड को अलाउ करेंगे। तब ये फैसला प्रभावी हो सकता है। अन्यथा की कंडीशन में ये ऐसा विवाद है जो कभी भविष्य में समाप्त होगा ही नहीं होगा। दूसरा फैसला ये हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच के रास्ते पर काम करे, किसी को भी बाहर ना निकाले और किसी को भी फुल्ली यानी कि पूरी तरीके से उनके फेवर में डिसीजन ना दे। इसके लिए क्या हो सकता है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा सकती है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है। ये दूसरा डिसीजन हो सकता है जिसमें जितने भी राज्य में अभी डीएलएड कोर्स चल रहे हैं तो उनके भी एक तरीके से फेवर में फैसला हो जाएगा कि चूंकि पहले डीएलएड को वरीयता दे दी गई, यानी कि डीएलएड अभ्यर्थी केवल परीक्षा क्वालिफाई भी कर लिया है, भले ही उसका नंबर बीएड से कम क्यों ना हो, अगर वो क्वालिफाई कर लिया है तो उसको पूरी तरीके से नियुक्ति पाने के लिए वो पात्र होगा, और अगर डीएलएड से सीटें बच जाती हैं तब जाकर के बीएड को मौका दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में भी डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत मानी जाएगी। दूसरा ये फैसला हो सकता है। तीसरा ये फैसला हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सीटों को रिजर्व कर दे। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप अपने यहाँ डीएलएड और बीएड कितने पात्र अभ्यर्थी हैं, यानी सीटेट, यूपीटेट, ये सब क्वालिफाई कितने पात्र अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या के आधार पर सीटों को रिजर्व करिए। जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई 50,000 की वैकेंसी आई, उस 50,000 की वैकेंसी में टेट सीटेट पास जो अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बीएड और ये सब कुछ आंकड़ा शिक्षा विभाग के पास होता है, क्योंकि सरकार ही बीएड और डीएलएड कोर्स रन करा रही है, तो उनके पास संस्थाओं के माध्यम से सब कुछ डेटा है कि कितने हमारे पास डीएलएड और कितने बीएड कैंडिडेट हैं। तो डीएलएड और बीएड कैंडिडेट के हिसाब से सीटों को रिजर्व किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे देश में जो आरक्षण का प्रावधान है वो कैसे किया गया है, वो किया गया है कितना पॉपुलेशन
रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके हिसाब से। तो उस कंडीशन में कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीएड वाले और कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीएलएड वाले, जैसे कि मान लीजिए कि टोटल 10 लाख बच्चे हैं बीएड बीटीसी को मिलाकर के, जिसमें से 6 लाख बच्चे डीएलएड के हैं और 4 लाख बच्चे मान लीजिए बीएड के हैं। तो उसी सापेक्ष जैसे कि 6 लाख 10 लाख में से कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 60%, तो टोटल सीटों के सापेक्ष 60% सीटों को डीएलएड के लिए रिजर्व किया जा सकता है और 40% सीटें बीएड के लिए रिजर्व किया जा सकता है। तो इस प्रकार का अगर कोई फैसला आता है तो निश्चित तौर पर सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा कि जितने जिस कोर्स से संबंधित अभ्यर्थी हैं उस कोर्स को उतनी सीटें रिजर्व कर दी जाए और उतने पर ही वो अभ्यर्थी फाइट करेगा। ये तीसरे प्रकार का फैसला आ सकता है। इसके अलावा कई बार राज्यों की राजनीति भी देखी जाती है, जैसे कि आप देखेंगे कि कई राज्यों ने डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और कई राज्य जो है वो डीएलएड कोर्स को अभी भी रन कर रहे हैं, जबकि वहां पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति साफ शब्दों में कह रही है कि डीएलएड कोर्स धीरे धीरे आप उसको डिस्करेज करिए और बीएड कोर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, 2030 तक यही कोर्स चलेगा। लेकिन राज्यों की राजनीति की वजह से दोनों कोर्स रन किए जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब इस प्रकार का कोई फैसला दिया जाएगा कि राज्यों पर फैसला छोड़ दिया जाए कि किसको शामिल कराना है किसको नहीं शामिल कराना है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि राजनीति की जा सकती है। इसलिए जब तक कोई थ्रेशोल्ड डेटा सेट नहीं कर दिया जाता कि इतने लोगों के लिए इतनी सीटें रिजर्व की जाती हैं आंकड़ों के आधार पर, तब तक ये विवाद हमेशा मचा ही रहेगा। आपको क्या कुछ लगता है और क्या फैसला हो सकता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।